गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। आज समरी जो लास्ट टाइम जो देखा था उसकी समरी है पेज नंबर 48 के ऊपर, तो वो पढ़ेंगे इसको हिस्ट्री। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मेन बात आती है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो प्रैक्टिस करनी है, साधना करनी है, वो अभी तो हमारे लिए मैग्नेटिक पॉइंट जो है उसको हमें ठीक करना है। और इसके लिए तावरिया जी ने ड्रिफ्ट की अलग अलग पद्धतियाँ हमें बताई कि ड्रिफ्ट वॉचिंग करने से हम ये मैग्नेटिक पॉइंट को करेक्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक पॉइंट और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक पॉइंट जो है इस तरह का इम्पल्सिस अंदर आएगा, हकीकत में स्ट्रक्चर जैसा है इस तरह का इम्पल्सिस अंदर आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बना है सत्व रजस तमस से। तो सत्व रजस तमस का जो हमारा ढांचा है, वो ढांचा या जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के मुताबिक ही इनकमिंग इम्पल्स अंदर आएगा। तो स्ट्रक्चर मेन इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नेटिक पॉइंट सुधरेगा तो स्ट्रक्चर सुधरेगा, स्ट्रक्चर सुधरेगा तो मैग्नेटिक पॉइंट भी सुधरेगा। अब दोनों में डिफरेंस कैसा है कि मानो कि हम घर में जो टीवी चलाते हैं तो क्या है, ऊपर एंटेना होता है और टीवी के साथ में सेटअप बॉक्स होता है। तो ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो हमारा एंटेना जैसा है। जैसे एंटेना क्या है, काम करता है कि भाई जो ब्रॉडकास्ट होता है, रिले होता है, उसके वेव्स पकड़ते हैं और वो फिर हमारे सेटअप बॉक्स में लाते हैं। अब सेटअप बॉक्स में वही चीज़ आ सकेगी कि जो कि सेटअप बॉक्स में मानो कि आपने जो चैनल्स ली है, जो चैनल्स आपके सेटअप बॉक्स के कार्ड के अंदर है, वही चैनल आप देख पाओगे। तो एंटेना तो कुछ भी पकड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर सेटअप बॉक्स के अंदर आपका क्या है, तो सत्व रजस तमस का रेशियो क्या है आपका, उसके मुताबिक फिर अंदर ये इम्पल्स आएगा और फिर इसकी पूरी प्रोसेस बनती है विचार के रूप में, वो हम जानते हैं। तो मैग्नेटिक पॉइंट टावर जैसा काम करता है और स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेटअप बॉक्स जैसा काम करता है। तो एक जब हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो मैग्नेटिक पॉइंट भी सुधरता है और उसके साथ में हमारा स्ट्रक्चर भी सुधरता है। तो सत्व रजस तमस, वहाँ रजस और तमस जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, सत्व बढ़ता जाता है। अब मैग्नेटिक पॉइंट क्या करेगा कि जो सत्व गुण वाले जो इम्पल्सिस जो घूमते हैं एटमॉस्फेयर में, वही पकड़ेगा और वही हमारे अंदर ले आएगा। तो एक ये फ़ायदा है स्ट्रक्चर का बदलने का और मैग्नेटिक पॉइंट को बदलने का। तो इस तरह हमें मैग्नेटिक पॉइंट और स्ट्रक्चर दोनों को बदलना है। और इसके लिए हमने लास्ट टाइम देखा कि ड्रिफ्ट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और ड्रिफ्ट में भी बहुत तरह की हमने देखी, अलग अलग रूप में ड्रिफ्ट के लिए, कि जैसे कि प्री सेंसिंग करते हैं तो उस दौरान भी हम ड्रिफ्ट ये कर सकते हैं। शांति से बैठकर दिमाग कहाँ भागता है वो देखकर भी हम ड्रिफ्ट वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ में हैबिट मैकेनिज्म है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे करते जाएंगे, इस तरह हमारा अंदर मैग्नेटिक पॉइंट चेंज होता जाएगा। अब आज की मीटिंग पढ़ते हैं, पेज नंबर 48 के ऊपर है समरी ऑफ टुडेज मीटिंग। द बेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी ऑफ अस ऑल इज आवर मेमोरी। अब यहाँ मेमोरी की बात करते हैं और हम जानते हैं कि सारा खेल है, जो सारा संसार उत्पन्न हुआ है, ये खेल, ये मेमोरी, या जिसको हम स्मृति कहते हैं। क्योंकि अगर मेमोरी नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर मेमोरी नहीं है तो हम एक दूसरे को याद भी नहीं कर सकते हैं। न सुख का अनुभव होगा, न दुख का अनुभव होगा, न किसी ने धोखा दिया, न किसी ने प्रेम किया, कोई अनुभूति नहीं होगी। तो मेमोरी जो है वो बड़ी काम की चीज़ है। पर यहाँ कहते हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड भी है और वर्स्ट एनिमी भी है। तो वो हमने किस तरह हमारी मेमोरी को डेवलप किया है, इसी प्रकार वो हमें
फ्रेंड के रूप में या एनिमी के रूप में हमें मदद करेगा। तो ये मेमोरी के योग के अंदर मेमोरी स्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। और एक स्मृति एक वृत्ति भी है, हम जानते हैं योग सूत्र के अंदर 5वीं जो वृत्ति है वो स्मृति है। अब एनिमी के रूप में हम जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ब्रूडिंग करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, मतलब कि भूतकाल के अंदर ही खोए खोए रहते हैं, तो वहाँ जो है वो मेमोरी आपकी एनिमी के रूप में बन जाएगी। हमें रहना है वर्तमान में रहने की जो बार बार बात होती है, उसका कारण यही है कि वर्तमान में रहेंगे तो भूतकाल की मेमोरी हमें परेशान नहीं करेगी और वो एनिमी नहीं बन जाएगी, इसलिए वर्तमान में रहना है। दूसरी बाजू हमें उसको फ्रेंड बनाना है, तो वो फ्रेंड होगा तो वो हमें साधना के अंदर भी मदद करेगा। जैसे कि मानो कि हमें रिदम जो है, रिदम को एस्टैब्लिश करना है, तो इसकी हैबिट बनानी है, तो उसके लिए भी मेमोरी चाहिए। तो ये साधना के अंदर या सकारात्मकता के लिए ये मेमोरी फ्रेंड के रूप में काम करती है, तो ही हमें जीवन के अंदर भी सुख शांति मिलती है और साधना के अंदर भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए साधना के अंदर एक और शब्द है वर्क मेमोरी। वर्क मेमोरी का मतलब ही ये है कि साधना के लिए उपयोगी कौन सी मेमोरी है वो अगर हम डेवलप करते हैं, जैसे कि एक रिदम की तो बात की मैंने, इस तरह हम जागृत रहने के लिए जो प्रयत्न करते हैं तो उसके अंदर हम मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं और छोटी छोटी टेक्निक बना के मेमोरी द्वारा हम इसको फ्रेंड के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो तब मेमोरी हमारी फ्रेंड बन जाएगी। वरना नॉर्मल कोर्स में जो हमारी मेमोरी है वो एनिमी दुश्मन का ही काम करेगी। तो मेमोरी से, क्योंकि चावरिया जी कहते हैं ना, मेमोरी सॉक्ड इनटू इमोशन, तो मेमोरी जो है वो एक तो इमोशंस के साथ रंगी हुई है और इसीलिए वो हमें ज़्यादा परेशान करती है। तो मेमोरी को इमोशन से थोड़ी फ्री करना हमें सीखना पड़ेगा और इसके लिए ये सारी प्रैक्टिस हमें नहीं रेगुलर करनी पड़ती है। विदाउट मेमोरी वी आर गुड फॉर नथिंग, बट विथ मेमोरी वी आर अंडर इट्स ऑपरेटिव रूल फॉर इट कलर्स एंड फॉर्म्स आवर मैग्नेटिक पॉइंट। मेमोरी के बिना तो हम कुछ नहीं है, हमारा कोई यही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। जैसा पेड़ होता है तो हालांकि हर चीज़ के अंदर मेमोरी पड़ी है, पेड़ होता है कि या कोई पक्षी होता है, प्राणी होता है, हर के अंदर जो जीवन चीज़ें हैं, जीवन वस्तु है, उसमें सबके अंदर मेमोरी कुछ ना कुछ रूप में काम करती रहती है। तो पर जीवन जीने के लिए मेमोरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। पर एक दूसरी भी बात है कि उसका हमारे अंदर एक ऑपरेसिव रूल है, मतलब एक दमनकारी एक शासन हमारे अंदर उसका चलता है और वो जो है वो मेमोरी हमें इस तरह थोड़ी काबू में रखती है, मतलब हमें मेमोरी के मुताबिक चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। और हमारा जो मैग्नेटिक पॉइंट है उसको भी वो कलर और फॉर्म देता रहता है। तो मैग्नेटिक पॉइंट जो रिसीव करेगा इम्पल्सिस, उसके अंदर भी ये मेमोरी की असर रहेगी। तो इसलिए इस तरह ये मेमोरी के ऊपर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस मेमोरी नॉर्मली फंक्शंस विथ इनकमिंग इम्पल्सिस व्हेन देयर इज सम डैमेज to wall or doors of the memory pools at the back of the brain, and we complain of loss of memory or a confused person in a case of psychiatrist or a person can be insane। अब ये जो मेमोरी हम जानते हैं कि इनकमिंग इम्पल्स के साथ में मेमोरी का बहुत संबंध है, क्योंकि जिस तरह का इम्पल्स आएगा उस तरह की मेमोरी निकलेगी। अब क्या होता है कि हमारा मेमोरी जो पड़ी है वो उसको मेमोरी पूल कहते हैं। मेमोरी पूल हमारा जो पिछले का हिस्सा है ब्रेन का, वहाँ ये मेमोरी पूल होते हैं, डीप और शैलो।
और वहाँ से जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स आया इस प्रकार की मेमोरी बाहर निकलती है और फिर विचार बनता है। अब कई बार कोई कोई व्यक्तियों में क्या हो जाता है कि ये जो वाल होते हैं वहाँ मेमोरी ऐसे नहीं निकलती, वो एक पूरा बंद होता है, पर उसमें एक छोटे छोटे एकदम वाल होते हैं, सूक्ष्म, दिखाई भी नहीं दे इस तरह के, और उस वाल में से मेमोरी जो निकलती है और आइडेंटिकल मेमोरी निकलती है। तो जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स आएगा इस तरह की मेमोरी हमारे अंदर से निकलेगी। पर ये जो डोर या वाल जो है वो कभी कोई कारण किसी के अंदर खराब हो जाता है तो क्या होता है कि आइडेंटिकल मेमोरी नहीं निकलती है। इम्पल्स तो आया किसी चीज़ का, पर कई दूसरी प्रकार की मेमोरी निकल जाती है, तो वो व्यक्ति का फिर जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो समझ नहीं सकती है। कई बार लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, मतलब कि चीज़ें याद नहीं आती है या व्यक्ति को पहचानते नहीं है, चीज़ों को हम पहचानते नहीं है, तो लॉस ऑफ मेमोरी होती है। उसका कारण भी ये वाल खराब हो जाता है। और कभी कभी व्यक्ति के अंदर इतनी गड़बड़ी आ जाती है कि वो फिर एक साइकोलॉजिकल केस बन जाता है और साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और कई लोग एकदम पागल जैसे भी हो जाते हैं। क्योंकि पागल का लक्षण क्या है कि जो चीज़ है सामने उसके बदले में वो कुछ और ही देखेगा और ही बोलेगा। आपने उसको पूछा कुछ और वो बताएगा कुछ, उसको हम पागल कहते हैं ना, कि जिसका विचारों के अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, विचारों के अंदर कोई एक यूनिटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम पागल कहते हैं। तो ये वाल जो होते हैं वो अगर काम नहीं करते हैं और गलत रूप में मेमोरी बाहर आती है तो जो चीज़ कहाँ बोलनी है नहीं बोलनी है, फिर ऐसे व्यक्ति को कोई बानी ही नहीं होता है। कई लोग ऐसे गाली बोलते रहते हैं बाजार में बीच में, तो वो ऐसे थोड़े पागल जैसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं होता है कि यहाँ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ मेमोरी का जो निकलना है उसका है, और उसके लिए ये मेमोरी के जो वाल है वो खराब हो जाते हैं। अब इसका तो कोई खास उपाय होता नहीं है, पर योग के अंदर प्रयोग करने से धीरे धीरे व्यक्ति की मेमोरी ठीक हो सकती है। We have no choice with our memory. We cannot kill it and we cannot sharpen it and we cannot do without it, and with it we are oppressed. अब मेमोरी जो है वो जो है सो है, उसके अंदर हमारी कोई पसंद ही नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि भाई ये इस प्रकार की हमें मेमोरी चाहिए और इस प्रकार की नहीं चाहिए, क्योंकि मानो कि मेमोरी एक नकारात्मक हो गई तो हो गई, इसमें फिर हम चॉइस नहीं है कि कोई सीधे सीधे वो सकारात्मक बन नहीं जाएगी, उसके पीछे काफ़ी मेहनत करेंगे तो वो सकारात्मक बनती है। तो जो है हमारे पास, अगर गलत मेमोरी है तो गलत मेमोरी से जीना पड़ेगा, अच्छी मेमोरी है तो अच्छी मेमोरी से जीना पड़ेगा। पर इसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं, पर उसको किल नहीं कर सकते, हम उसको मार नहीं सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते कोई भी मेमोरी को, या इसको हम शार्प भी नहीं बना सकते, तीक्ष्ण भी नहीं बना सकते। तो जो मेमोरी है उसके साथ में ही हमें जीना पड़ते हैं, और मेमोरी के साथ या मेमोरी के बिना भी ये जो हमें ये जो मेमोरी जो है वो हमें ऑपरेट करती रहती है, मतलब पीड़ा देती है, उत्पीड़न करती रहती है। तो ये मेमोरी बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक रूप में चलती है तो आदमी को सुखी कर देती है, नहीं तो फिर बर्बाद भी कर देती है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज बाई रिपीटेड ऑपरेशन of making a list in different ways as shown that we can rearrange it. अब हम उसके लिए यही कर सकते हैं कि हमें जो काम करना है उसको रीअरेंज करना है, उसका पुनर्गठन करना है। तो मेमोरी जो गलत रूप में जिस तरह चल रही है उसके गलत ग्रुप्स बन गए हैं, वो हमने पीछे देखा था कि इसके भी ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग और गलत रूप में। तो उसका हम जब एक ड्रिप वॉचिंग करते हैं और फिर इसका एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के द्वारा फिर हमें पता चलता है कि भाई
ये मेमोरी हमारी इस तरह की है, फिर हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। इन रीअरेंज इट वी मेक आउट अवर लिस्ट एंड वाइस वर्सा। In rearranging it, we know the operative points of memory in order of importance. तो ये जब रीअरेंज करते हैं तो कौन सी मेमोरी किस तरह की इम्पोर्टेंट है उसके मुताबिक हमें उसको रीअरेंज करना है, इसको ऊपर रखना है या नीचे रखना है, क्योंकि वो एक उसका जो ऑपरेटिव पॉइंट होता है, मतलब तकलीफ देने वाला जो एक पॉइंट है, मुद्दा है मेमोरी का, वहाँ से हमें वो उसको हमें जानना है और उसके मुताबिक हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। Hence, making such list repeatedly and carefully by all the different methods shown, we get a close view of our memory store. The different methods of making the list are necessary, just as during cooking, churning of food that is on fire is an essential operation. So churning the memory by different method is an essential operation. तो जो हम मेमोरी जो है वो एक केयरफुली हमें उसका एक देखते रहना है, बार बार देखते रहना है और एक फिर लिस्ट बनाना है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेमोरी स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। दूसरी बात ये है कि जो डिफरेंट अलग अलग मेथड का उपयोग करना भी इतना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह यहाँ एग्जांपल दिया है कि भाई जब खाना बनाते हैं तो खाना को ऊपर नीचे करना पड़ता है बार बार, वरना वो जल जाता है। इसी तरह जो मेमोरी अंदर पड़ी है, तो अगर आप एक ही टाइप का ड्रिफ्ट वॉचिंग करते रहेंगे तो आपको एक ही प्रकार की मेमोरी का ख्याल आएगा, पर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग मेथड से जब आप उसका ड्रिफ्ट वॉचिंग करते रहेंगे तो आपको अलग अलग मेमोरी का ख्याल आएगा कि ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इस तरह से भी मेमोरी काम करती है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग ग्रुप में हमें उसको देखते रहना है, अलग अलग मेथड्स का उपयोग करके हमें ये ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह करते रहना है। वंस रीअरेंज एंड वंस हैविंग मेड ए फाइनल नोट ऑफ इट्स ऑपरेटिव पॉइंट, वी कैन सेफली इंट्रोड्यूस द करेक्टिव मेथड, but we cannot introduce corrective method in a hurry. The list must be clear and nearly identical from all the different methods over a period of time. If this is all properly done, then the magnetic point has to change for the better. तो जब एक बार ये एक लिस्ट बन जाती है, फिर हम जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कौन सी हमें मेमोरी है या हमारी हैबिट है या कौन सा हमारी वीकनेस है, और वो वीकनेस के ऊपर फिर हम करेक्टिव मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने महीनों तक ऑब्जर्व किया अलग अलग पद्धतियों से, क्योंकि अलग अलग पद्धति यहाँ एक खास जिक्र करते हैं, एक ही टाइप नहीं पर अलग अलग रूप में आपको मेमोरी को देखते रहना है। और आपने लिस्ट बनाया, और लिस्ट को रोज़ तो देखना नहीं है, वो तो 15 दिन के बाद, महीने के बाद आप उसको फिर खोल के देख सकते हैं, और फिर हमें ये देखना है कि इसके अंदर कॉमन कौन सी है। तो रोज़ एक लिस्ट बनाते हैं तो फिर देखेंगे तो मानो कि एक डर हमारे अंदर क्या पड़ा है वो पकड़ में आता है कि रोज़ाना डर की जो वीकनेस है वो हमें रोज़ सताती है, रोज़ आती है। तो पहली प्रायोरिटी में ये पहले कंफर्म हो जाता है कि हमारे अंदर डर बहुत पड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिस्ट में प्रायोरिटी में रहेगा। उसके बाद में कौन सी वीकनेस है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन सी वीकनेस है, उसका लिस्ट धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगा। और फिर हमें करेक्टिव मेथड जो है इस तरह हमें धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करनी है। पर ये लिस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में बनाएंगे तो एग्जैक्ट जो वीकनेस है वो पकड़ में नहीं आएगी, उसके बदले में दूसरी के ऊपर हम काम करना चालू कर देंगे, तो फिर वो हमें जो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा।
This list must be clear and nearly identical from all the different methods over a period of time. If this is properly done, the magnetic point has to change for the better. Magnetic point has to change. अब उसको चेंज होना ही पड़ेगा. इस तरह अगर हम करेक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अच्छाई के लिए फिर वो उसके अंदर वो परिवर्तन आएगा. Once this magnetic point improves, the choice of incoming impulses will improve. That is, incoming impulses will be checked and selected, and then our troubles will lessen and we shall experience a calmer and more peaceful life irrespective of circumstances we may have to experience, and we will have the strength to live peacefully and in relaxed manner even if circumstances be painful. यहाँ जरा जेरोक्स के अंदर से ये सेंटेंस गलत रूप में लिखा है, इस तरह होना चाहिए, इन रिलैक्स मैनर इवन इफ सर्कमस्टांसेस शुड बी पेनफुल. तो जब ये मैग्नेटिक पॉइंट इम्प्रूव होता है तो फिर हमें एक चॉइस बन जाती है कि अब किस प्रकार के इम्पल्सिस को अंदर आने देना है. तो एक सिलेक्शन हो जाता है. हालांकि एग्जैक्टली इनकमिंग इम्पल्स का सिलेक्शन तो हम ये शुरुआत में नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी से अंदर आ जाता है कि हमारी पकड़ में नहीं आता है. पर एटलीस्ट जब वो IESM केंद्र पर पहुंचते हैं वहाँ हमें एक सिलेक्शन का एक मौका मिलता है कि अब ये विचार बना है तो इसको हमें एक्सप्रेस करे या ना करे, इस विचार को महत्व दे या न दे. इस तरह मतलब कि हमें इसकी उपेक्षा करनी है, इग्नोर करना है, इस विचार को हमें आगे बढ़ाना है. तो खास करके थोड़े देर के बाद मतलब कि विचार बन रहे हैं उस समय के ऊपर हम इसके ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं. इम्पल्स के ऊपर काम करने का तो बहुत पीछे होता है, मतलब वही खुद बताएंगे कि इम्पल्स पर काम करने का तो जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं साधना में तब हम इम्पल्स से ऊपर काम कर सकते हैं. पर एक बार अगर हमें ये कुछ सिलेक्शन अगर हमारे अंदर आ जाता है इस तरह का, या कम से कम विचारों के अंदर भी एक सिलेक्शन आ जाता है, तो भी हमारे अंदर फिर शांति आ जाएगी और जो अंदर गड़बड़ी चल रही है वो थोड़ी कम होती जाएंगी. और कई बार सरकमस्टांसेस बुरे होते हैं, गलत होते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो शांति बनी रहेगी और एक बल मिलेगा हमें शांतिपूर्वक जीने के लिए और रिलैक्स रूप में जीने के लिए. तो सरकमस्टांसेस जैसे भी चाहे कितने भी पेनफुल हो, फिर भी ये मैग्नेटिक पॉइंट सुधरता है तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है. प्लीज़ डू नॉट इवन बी इन अ हरी टू इंट्रोड्यूस and practice the corrective methods. If the memory is not properly rearranged and if you hurriedly introduce the corrective method, you will not get the desired result. Take time to make your list. तो वही बात वो कहते हैं बार बार कि भाई जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे देखते जाओ आपके मेमोरी में क्या क्या पड़ा है. जितना ज़्यादा देख सको मेमोरी को इतना देखो, ऑब्जर्व करो, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन की एक हैबिट डालो और इस तरह देखते फिर आप इसका लिस्ट बनाओ और फिर करेक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस करो. क्योंकि गलत करेक्टिव मेथड करेंगे इसमें तकलीफ क्या है कि कई बार जो एपरेंटली दिखते हैं वो कारण होता नहीं. अब जैसे मैंने बताया कि बार बार दिखाई देता है कि डर का अंदर एक वीकनेस बार बार उभर के आती है, पर उससे भी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये डर के पीछे क्या है. तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके बहुत गहराई में जाओगे तो बचपन की कुछ गलतियाँ हमने की है या माँ बाप के द्वारा या टीचर्स के द्वारा जो कुछ गलत हुआ है उसके कारण बच्चों के अंदर डर बैठ जाता है. तो हो सकता है कि डर जो है वो उसका कारण तो बहुत अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ तक जाके हमें फिर वहाँ करेक्शन करना पड़ता है. इसीलिए ये जल्दबाजी में ये लिस्ट बनाना ठीक नहीं रहता है. As you take more time on
preparing your list, you will be able to go further and further in the path of your own life till you reach not only your birth time but your conception within and know what shocks were felt by your mother during pregnancy to give you some vital weakness if there be so. तो यहाँ ये बात यहाँ ये कहते हैं कि इस तरह हम जब दीप में जाएंगे तो हमारा जो हमारी जिंदगी का जो शुरुआत का भाग है वहाँ तक हम जन्म तक भी हम जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन से कारण है जिसके कारण ये हमारी वीकनेस बनी है। और फिर कई बार ये भी पता चलता है कि हमारे जो मदर होती हैं वो इसकी जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके दौरान उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती थी, उसके अंदर उस समय डर था, चिंता थी, कोई ऐसे संजोग बनते थे उसके ऊपर असर थी, या फैमिली का वातावरण कैसा था, सास वगैरह कैसे थे, तो इन लॉज कैसे हैं, ये सब का जो प्रभाव जो है वो एक लेडी के ऊपर बहुत पड़ता है। और उसकी प्रेगनेंसी के अंदर फिर जिस तरह की उसकी मानसिक स्थिति होगी उसकी वो असर बच्चे के ऊपर इवन गर्भ में पड़ती है, बच्चा जन्म लेने से पहले। तो यहाँ तक ये आप ये कर सकते हैं कि देख सकते हैं। और जैसे कि आप कॉमन चीज़ भी फिर आप और आपके मदर के अंदर देख पाओगे। जैसे कि आपका स्वभाव के अंदर चिंता घुसी हुई है तो आप देखोगे कि आपका मदर के अंदर की भी अंदर ये चीज़ चिंता की कोई वीकनेस थी और वही चीज़ आपके अंदर भी आई है। इस तरह हम ऑब्जर्व करते करते बहुत सारी चीज़ों को हम ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह हमें काम करना है, धीरे धीरे हमें ऑब्जर्व करके मेमोरी को ढूंढना है और फिर लिस्ट बना के करेक्टिव इंट्रोड्यूस करना है। ये समरी का लास्ट मीटिंग का समरी है, यहाँ ख़त्म होती है। अब नया जो है नई नोट जो है वो 24 अक्टूबर 1985 की है, उसमें से पढ़ते हैं। 1.5 पेज की है पर शायद इतना टाइम नहीं रहेगा तो बाकी का नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, देखते हैं ख़त्म होती है कि नहीं। पेज नंबर 49। We have been talking about the computerized organism and the re-education of the thinking instrument because all the different computers with their different mechanism ultimately function in the thinking instrument area, more precisely the front lobe or the registration area. तो ये पिछली मीटिंगों से ये बात जो चल रही है कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म और री एजुकेशन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ फिर से वो थोड़ा रिकैप्चुलेट करना चाहते हैं। और ये जो हमारा जो मेन जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है उसके वी हैव सीन इन द लास्ट मीटिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चेकिंग द ड्रिफ्ट caused by incoming impulses, and by each method draw list in order of intense of repetition. तो लास्ट मीटिंग में ये देखा था हमने, अभी भी देखा थोड़ी देर पहले, कि ये कौन से इम्पल्सिस आते हैं वो हम ड्रिफ्ट द्वारा इसको हम समझ सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी हम समझ सकते हैं रिपीटेशन के कारण। We have also come across another remarkable point, that all the 6 mechanisms that functions do revolve and keep eternally functioning because of incoming impulses, that is communication received from objects and people around us. This is the constant feeding to the computers within the computerized organism. We must time and again check this feeding. Constant feeding. तो 6 प्रकार की मैकेनिज्म हमने पहले के मीटिंग्स में देखी है। जैसे कि एक हैबिट मैकेनिज्म है, फिर ब्रीडिंग की एक हैबिट बन जाती है, डे ड्रीमिंग की हैबिट बन जाती है, ड्रिफ्ट की मतलब एक विषय के ऊपर से दूसरे विषय के ऊपर भटकते रहना,
फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये अलग अलग प्रकार की 6 मैकेनिज्म्स है हमारे अंदर, वो घूमती ही रहती है, अंदर चलती ही रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। या तो आप ड्रिफ्ट में होंगे, या डे ड्रीमिंग में होंगे, या ब्रूडिंग करते होंगे, या और कोई हैबिट के कारण आप कुछ करते होंगे। इस तरह ये रिवॉल्व करती रहती है इटरनली, मतलब कॉन्स्टेंटली, हमेशा इस तरह की काम करती है। और उसका कारण क्या है कि हमारे हम जो चीज़ों के संपर्क में आते हैं, व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, और उसमें से जो इनकमिंग इम्पल्स आके निकलता है, एक व्यक्ति हमारे सामने आई तो उसका इम्पल्स जो हमारे अंदर आया, तो उसके इम्पल्स के कारण हमारे अंदर ये 6 मैकेनिज्म में से कोई मैकेनिज्म काम करने चालू कर देगी। इस तरह कांस्टेंट फीडिंग हमारे अंदर, हमारा कंप्यूटर के अंदर होता रहता है, और इसीलिए हमें बार बार ये चेक करना पड़ता है कि किस प्रकार का फीडिंग हम हमेशा लेते रहते हैं। We have also noted that there is within each of us magnetic point, and as per the structure of the magnetic point we draw in as a magnet does particular type of incoming impulses only। तो जैसे मैग्नेट का एक पीस होता है, उसके पास में लोहा कोई आता है तो उससे वो चिपक जाता है। इसी तरह जो हमारे अंदर ये जो इसका मैग्नेटिक पॉइंट जो है, इसका जो ढांचा बना हुआ है, उसके मुताबिक ही हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स जो है वो आते रहेंगे। So it boils down to the fact that all 6 mechanisms that function and keep themselves eternally functioning is because of the magnetic point within us in the gray matter shown as point number 8। point number 8 मतलब आज्ञा चक्र, और ग्रेट मैटर मतलब जो हमारे अंदर आगे का हिस्सा, फ्रंट लोब का भाग है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया है, वहाँ ये हमारा मैग्नेटिक पॉइंट वहाँ बनता है। और मैग्नेटिक पॉइंट बनाने के अंदर ये 6 मैकेनिज्म का बहुत रोल होता है। 6 मैकेनिज्म किस तरह काम करते हैं, इस तरह का मैग्नेटिक पॉइंट बनता है, और फिर जैसा मैग्नेटिक पॉइंट बना, इसी प्रकार के वो इम्पल्स लेता रहता है। इसी तरह ये इटरनली सब एक चक्कर के अंदर फिरता रहता है। तो इसको हमें करेक्ट करना है। अब सीधे 6 मैकेनिज्म पर अगर हम काम नहीं कर सकते हैं, पर ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह से हम सीधे मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, तो हमारी इम्पल्स की क्वालिटी वगैरह अपने आप में सब चेंज हो जाएगा। So instead of correcting the 6 mechanisms, if we can correct this magnetic point within us, all the 6 mechanisms will function correctly. Drifts are the direct offspring of the incoming impulses, and hence making list of drifts in order of maximum repetition during each 24 hours with rest the kind of incoming impulses, thus betraying to ourselves in the privacy of our own observation the magnetic point and its structure, and hence its spectrum, and hence a design that is so far away from the inherent design implanted in us by God and nature। तो ये पहली बात कि अगर सीधा हम मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, तो ये 6 मैकेनिज्म के ऊपर अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई डे ड्रीमिंग पर काम करो, ब्रूडिंग पर काम करो, फिर हैबिट मैकेनिज्म पर काम करो। इसके बदले में सीधा हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करते रहेंगे, तो इम्पल्सिस के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि हमारे किस तरह के इम्पल्सिस हमारे अंदर आते हैं। तो ड्रिफ्ट वॉचिंग से ही हम इनकमिंग इम्पल्स जो सृजन होता है ऑफस्प्रिंग्स, उसका हमें पता चलता है। और इसको 24 घंटे में कितनी बार वो चीज़ रिपीट होती है मैक्सिमम टाइम,
उसे भी हमें पता चलता है कि हाँ ये वीकनेस जो है वो बार बार आती रहती है। इस तरह हम इसको यहाँ बिट्रे कर सकते हैं। बिट्रे मतलब रिवील करना, प्रकट कर सकते हैं उसको, और अपने प्राइवेसी के अंदर, मतलब खुद हम सिर्फ हम अपने आप में ही जान सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से, कि ये चीज़ हमारे अंदर इस तरह की ये प्रकट होती रहती है। और इससे हमारा मैग्नेटिक पॉइंट किस तरह बनता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, और जो स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह बनता है, ये सारी चीज़ जो है वो हमें पता चलता है कि हमारे मैग्नेटिक पॉइंट की क्वालिटी क्या है। और दूसरी बात, जो हमारा ओरिजिनल, जो भगवान ने हमारे अंदर जो इनहेरेंट डिज़ाइन इसकी दी है हमारे स्ट्रक्चर की, वो अलग है। और हमारा जो अभी स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक पॉइंट काम कर रहा है वो तो हम गलत रूप में जिस तरह जीते हैं उसके कारण जो बना है, उसीलिए ये चीज़ है। तो इनहेरेंट डिज़ाइन से हम कितने दूर हैं अभी, तो वो भी पता चलेगा। मतलब कि हमारे अगर लाइफ नॉर्मल है, नेचुरल है, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, शांति से पीसफुली जीवन चल रहा है, दूसरों की हम मदद करते हैं, अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी से साथ झगड़ा नहीं हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि जो इनहेरेंट डिज़ाइन है उसके हम करीब करीब नज़दीक में हैं। पर इससे सब चीज़ें विपरीत में हैं तो समझना चाहिए कि हमारा मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो अभी इनहेरेंट डिज़ाइन से काफ़ी दूर है। Hence our methods of check of the drifts gives us a pointer to the incoming food to the computerized organism। तो उससे हमें ये सूचना मिलती है कि इसको चेक करते रहने से कि ये किस तरह का इनकमिंग फूड हमारे अंदर आता रहता है। बट द ऑब्जर्वेशन हैव टू बी ऑनेस्ट। द लीस्ट one after the other that are prepared are to be set aside and not referred to, and without reference, if each list is same or near same, then the observation are honest and correct and methodical. Haste will not give proper result. तो हमें बहुत ऑनेस्ट रहकर, ईमानदार रहकर हमें ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। उसके अंदर मन की चालाकी को घुसने नहीं देना है। नहीं तो मन जो है ना वो इसको मैन्युपुलेट कर देता है। देखते हैं कुछ पर उसका भी हम जस्टिफाई कर देते हैं, उसको मैन्युपुलेट कर देते हैं, तो फिर वो थ्रू ऑनेस्ट या ऑनेस्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। और तो वो नहीं होगा तो फिर जो हम लिस्ट बनाएंगे वो भी फिर गलत होगा, तो फिर कलेक्टिव भी करेंगे वो भी गलत होगी। तो इसी तरह ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरह हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। बहुत न्यूट्रली हमें ऑब्जर्वेशन करना है। और ऑब्जर्वेशन करते करते बहुत समय के बाद जब हम इसको देखते हैं तो फिर कितनी समानता है हर एक लिस्ट के अंदर, मतलब कौन सी वीकनेसेस कॉमन इसके अंदर है, वो अगर हमें पता चलती है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारा ऑब्जर्वेशन सही है और हमने मेथोडिकल और करेक्ट वे में ये ऑब्जर्वेशन किया है। तो जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब काम बहुत शांति से करना पड़ता है। डू नॉट ट्राई टू आर्ग्यू और जस्टिफाई विथ योर ओन सेल्फ। ये इम्पोर्टेंट बात है। अपने आप से दलीलबाजी मत करो या जो है वो उसको सही मत ठहराने का प्रयत्न करो। ये हमारे अंदर हमारे साथ ही झगड़ा हमेशा चालू रहता है। कुछ गलत चीज़ उभर के आती है तो हम हमें अंदर से झगड़ते हैं, डांटते हैं, हम अंदर से ही ये करते हैं कि अरे ऐसे कैसे गलत विचार, बुरे विचार हमें आते हैं। ये मत करो, इसको आने दो, खाली एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के रूप में उसका ऑब्जर्वेशन करो, जैसे कि ये आपके है ही नहीं, ये मेरा है ऐसा सोचते हैं, इसलिए फिर वो ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल नहीं रहता है। तो कभी भी जो अंदर चल रहा है उसके साथ में झगड़ने का नहीं है और याद ना उसको दबाने का है। हाँ है कुछ चीज़ें अंदर गलत रूप में बैठ गई है तो वो बार बार ऊपर आएगी, तो उसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमें तो काम करना है, करेक्ट करने का काम करना है।
जगड़ने से तो क्या होगा, और वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये बात का साधक के रूप में ध्यान में रखनी है। दिस इज द सुप्रीम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नो योर सेल्फ। मैन नोज दाई सेल्फ, सेड द ग्रेट पाइथागोरस। तो ये एक हमारे लिए जीवन के अंदर एक सुप्रीम अपॉर्चुनिटी है, एक सबसे उच्च प्रकार के एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कि हम इस तरह हमारे आप को जान सकें। नो दाई सेल्फ, यही तो है, और यही हम कर रहे हैं। हमें अंदर क्या पड़ा है हमारे अंदर, वो जानने का प्रयत्न करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी एक साधना बन जाती है, और एक सेल्फ को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। टेक टाइम, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे एंड यू हैव नॉट बीन फ्रेम्ड इन वन लाइफ टाइम। टेक ए फ्यू मंथ्स टू डू दिस। तो जो हमारा ये मैग्नेटिक पॉइंट बना है वो इस जीवन का नहीं है, कई जन्मों, हमारे कितने जन्म हो गए वो भी हमें तो पता नहीं है, और हर एक जन्म में हम गलत ढंग से जीते आते हैं, और इसी जन्म में भी वही है, क्योंकि आज तक में हमने न कुछ पढ़ा है, न कुछ इसके ऊपर काम किया है, न किसी ने बताया है कि भाई आपका मैग्नेटिक पॉइंट गलत है इसलिए आपको गलत विचार आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम खाली विचार को जानते हैं कि मेरे अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं, पर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ये तो हम सब ये ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा कि ऐसे ऐसे विचार हमें क्यों आते हैं, और उसके बाद में ही हम उसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे। तो ये एक फ्रेम जो हमारी बन गई है, ये इस जीवन की नहीं है, अनेक जन्मों से ये हम जीते आए हैं, इसके मुताबिक हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, और उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो जैसे रोम एक दिन में नहीं बना था, कितने सालों तक कोई भी चीज़ बनती है तो कितने साल, एक घर बनाना होता है तो कितने साल लग जाते हैं, तो फिर ये तो हमारे अंदर पूरा एक रिपेयरिंग करने का है, तो वो तो टाइम लगेगा, पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा। देन विल कम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ करेक्टिव मेथड्स। दिस करेक्टिव मेथड्स हैव टू बी sincerely practiced, and then you will find the magnetic point changes for the better, and with this change will alter its structure and its spectrum, and change in pool of incoming impulses, and so its design will be slowly come nearer and nearer to the inherent implanted design of God and nature in us. Is this clear? तो करेक्टिव मेथड को हमें फिर प्रैक्टिकल धीरे धीरे स्टार्ट करना है, और लास्ट मीटिंग में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमने देखे हैं, वो धीरे धीरे करके रोज करते जाना है। और करेक्टिव मेथड जिस तरह हम प्रैक्टिस उसकी करते जाएंगे तो मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप में बदलता जाएगा, और मैग्नेटिक पॉइंट के साथ में हमारा स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम वो सब बदलेगा। फिर इनकमिंग इम्पल्स, जो इम्पल्स अंदर आने देंगे वो एक अलग प्रकार के होंगे, और धीरे धीरे करके हमें जो कुदरत ने जो इनहेरेंट डिज़ाइन जो हमारे लिए बनाई है हर व्यक्ति के लिए, उस डिज़ाइन के मुताबिक फिर हमारा जीना चालू हो जाएगा, इसके नज़दीक हम पहुंच सकेंगे। इतनी बात क्लियर होनी ज़रूरी है। The incoming food to the computerized organism changes, and with it the effect will change the computerized organism for better. That can be methodically done. तो ये मैग्नेटिक पॉइंट चेंज होता है तो हमारे अंदर जो इनकमिंग इम्पल्सिस, इनकमिंग फूड जो आता है वो भी चेंज हो जाएगा, और जो जिस तरह वो चेंज होके आया है तो वो फिर अगेन कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को भी चेंज करता रहेगा। इस तरह धीरे धीरे करके सब कुछ इम्प्रूव होता जाएगा, पर ये सब मेथोडिकली हमें करना पड़ता है। एक्चुअली thus observing daily and making final list by different methods, we go back slowly into our past, that is walk backward in our memory lane up to the stage of conception, and whatever we today do or think
is the reason of what we have gathered in our unconscious, the psychological unconscious, and thus we clean ourselves of the rubbish gathered and become new and fresh. तो जैसे जैसे हम ये सब रोजाना हम इसका ऑब्जर्व करते जाएंगे अलग अलग मेथड से, तो धीरे धीरे करके हम पास्ट के अंदर पुरानी जो मेमोरी है अलग अलग, तो अभी जैसे कि हमारी 60 साल की उम्र है, तो उसके पहले 50 साल के अंदर हमारी क्या था स्थिति, उस 40 साल के पहले, 30 साल के पहले, इस तरह बचपन तक हम पहुंच पाएंगे। और बचपन के अंदर हमारी मेमोरी क्या थी, वहाँ कैसे सरकमस्टेंसेस थे, और उस समय क्या क्या चीज़ें गलत रूप में हमारे अंदर घुस गई थी, वो सारी चीज़ें को धीरे 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 करके हम देख पाएंगे। और फिर इस तरह हम हमारा जो अनकॉन्शियस के अंदर क्या ये रबिश कचरा पड़ा हुआ है वो सब देख पाएंगे, और इसके जैसे उसके मुताबिक करेक्टिव करेंगे तो हम न्यू और फ्रेश धीरे धीरे करके बन जाएंगे। तो इस तरह मेथोडिकल धीरे धीरे करके जाना है, और उसके अंदर समय लगता है। वी आर सो केयरफुल अबाउट आवर physical food habits and are supremely unaware as to the food that is many times more important, the mental and the psychic food that one has to so carefully admit within our computerized organism. तो खाने के बारे में हम बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई मुझे क्या हजम होता है, मुझे क्या सूट होता है, इस तरह का मैं खाऊं। दूसरी चीज़ जिसकी एलर्जी है या जिससे तबीयत बिगड़ती है वो चीज़ हम नहीं खाते हैं। पर कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स, वो भी एक प्रकार का फूड है, वो हमारा मेंटल फूड है, साइकोलॉजिकल फूड है। तो उसके बारे में हमारे न कोई ध्यान है, न कोई चॉइस है, न कोई इसकी हमें पड़ी है कि हमारे अंदर किस प्रकार के इम्पल्सिस आते हैं। तो वहाँ एकदम अंधेरा है और जो भी आ रहा है वो हम ले लेते हैं। अब आप टीवी खोल के बैठ गए, उसके अंदर जो सारी चीज़ें सही गलत चल रही है वो आपका साइकोलॉजिकल फूड बन जाएगा। तो साइकोलॉजिकल फूड आप हर मोमेंट डालते ही रहते हैं। मोबाइल उठाया, मोबाइल के अंदर मैसेज आया कि इसने आज ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वहाँ झगड़ा हुआ, उस देश ने उस देश पर चढ़ाई की। तो ये बस ये सारी चीज़ जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल फूड बन जाता है। तो वहाँ हमारा कोई सिलेक्शन है नहीं, जो सामने आता है वो सब खाते रहते हैं। फिर जैसे गलत खाना खाते हैं तो तबीयत बिगड़ती है, इस तरह ये गलत चीज़ें हमारे अंदर जाती है तो फिर हमारी साइकोलॉजी बिगड़ेगी ही ना। हम कहते हैं हमें गलत विचार आते हैं, तो गलत विचार का कारण तो ये है कि हम खुद इसका इम्पल्सिस डालते हैं। इम्पल्स गलत डालते हैं तो फिर परिणाम भी गलत ही आएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम कहाँ जाते हैं, किस तरह देखते हैं, सुनते हैं, क्या क्या होता है, मोबाइल में क्या देखते हैं। कई लोगों को बहुत पॉलिटिकल में इतना इंटरेस्ट पड़ जाता है कि फिर पॉलिटिकल ही देखते रहते हैं, उसका मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये साधक के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई मैसेज आया, देख लिया और फिर इसको इग्नोर करो। इग्नोर करना जब तक आप नहीं जैसे समझोगे कि क्या इम्पोर्टेंस है और किस चीज़ को इग्नोर करना है, तब तक आप सब ये साइकोलॉजिकली खाते ही रहेंगे और हमारी साइकोलॉजिकल तबीयत बिगड़ती ही जाएगी। तो यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ कंटेमिनेटेड फिजिकल फूड इज ईटन, वी नो दैट वी नो what the consequences could be, and if we take in contaminated mental and psychic food, can we imagine the consequence? Will you still blame God and destiny when this is strictly within your conscious means? तो ये हमारे कॉन्शियस मीन्स हमारे खुद के जो साधन का क्षेत्र है उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी है। हमारे हाथ में कि किस प्रकार का साइकोलॉजिकल फूड हमें लेना है। जैसे गलत फूड हम लेते हैं, फिजिकल फूड, तो हम इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका परिणाम जानते हैं।
पर ये जानते हैं कि ये गलत प्रकार के जो अंदर इम्पल्सिस को हम जाने देते हैं, और फिर जो परिणाम आता है तो हम भगवान का दोष देते हैं, नसीब का दोष देते हैं। जो बोया है वही तो हम अभी ले रहा है, तो गलत चीज़ को हमने आने दी है तो परिणाम भी फिर गलत ही आएगा। तो ये समझते नहीं है और हर चीज़ को अंदर आने देते हैं। तो वहाँ केयरफुली हमारा एक सिलेक्शन होना चाहिए, केयरफुली हमें ध्यान देना चाहिए कि किस चीज़ को आने देनी है, किस चीज़ को इग्नोर करनी है। वी हैव टू पर्ज our thinking instrument of such contaminated food and feed only the selected food. For this, fortunately, we have not been on guard all the time. We have to simply alter and correct the magnetic point which will be on guard all the time on our behalf. तो हमें ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस प्रकार का कंटेमिनेटेड फूड आता है उसको हमें दूर करना है, और जिस प्रकार का सिलेक्टिव फूड लेना है कि जो हमें साधना के लिए उपयोगी है, जीवन जीने के लिए उपयोगी है, कुछ चीज़ें अच्छी तरह समझने के लिए उपयोगी है, इस प्रकार का फूड हमें अंदर आने देना है। और ये इस तरह का जो ये सिलेक्शन हम करते हैं तो ये सब इसके लिए ये कुछ ऑल द टाइम हमें ऑन गार्ड रहने की, मतलब सहोश रहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक पॉइंट ही हमारा गार्ड बन जाता है, और उसके वही फिर सिलेक्ट कर लेता है कि भाई ये किस चीज़ को आने देनी है, नहीं आने देनी। अभी तो हमारे अंदर होश ही नहीं है तो वो कुछ भी अंदर घुस जाता है, पर मैग्नेटिक पॉइंट चेंज होगा तो वो सिलेक्ट कर लेगा कि नहीं अब इस चीज़ को नहीं आने देनी है। तो इस तरह हमारे मदद रूप रहेगा। टुडे वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चेकिंग व्हाट एंड हाउ द कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म इट फेड एंड करेक्ट आवर मैकेनिज्म। इनकमिंग इम्पल्सिस being coming communications received from object and people around us, only they around us, one day we shall be able to hear and see these incoming impulses coming to us from object and people around us, and we shall then realize that up to then we were really asleep and now we are really awake. At present you will hardly realize how asleep is your waking state at present. तो ये जब हम सब ये काम करेंगे, हमारा करेक्टिव मेथड से हम कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आता है वो सब करते रहेंगे, और फिर इनकमिंग इम्पल्सिस जो आता है बाहर से हमारे अंदर, लोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का, तो वो चीज़ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आज तो हम जानते नहीं कि कौन सी चीज़ घुस गई, पर इस एक दिन आएगा कि हम उसको देख सकेंगे, उसको सुन सकेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे अंदर घुस रही है। जिस मोमेंट के ऊपर वो घुस रही है उसी मोमेंट के ऊपर हम उसको पकड़ पाएंगे, और उस दिन हम कहेंगे कि भाई हाँ अब हमारे अंदर ये जागृति आई है। तब तक तो हम अभी निद्रा में ही है, साइकोलॉजिकल स्लीप में ही हम जी रहे हैं। इस तरह हमें बाद में पता चलता है। जब आदमी जो सोया है उसको कभी पता नहीं चलता है कि वो सोया है। हम रात को सोते हैं तो हमें नींद में पता नहीं होता है कि हम सोए हैं। जब सुबह में जागते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ मैं नींद में था। इसी तरह जो व्यक्ति जागृत हो गई है उसको ही पता चलता है कि दूसरा कौन जागृत है या दूसरा कौन सोए है। और हम जब जागृत होते हैं तो हमें भी पता चलता है कि इतने सालों तक तो मैं ये साइकोलॉजिकल स्लीप में ही था और अब जागृति आ रही है। पर ये सब जब काम करते हैं तब इस तरह का ये अनुभव होता है। वेक अप एंड लिव द लाइफ यू आर meant as a human being to live. Hug not this meaningless life that you are living, thanks to your religions, philosophies and your sacred books. तो
जागने की ज़रूरत है। अभी समय आ गया है कि हम जागे, कुछ अपने ऊपर काम करें। और जिस तरह भगवान ने हमें एक ह्यूमन बीइंग के रूप में बनाया है, तो वो जो उसका कारण है या जिस जो उसकी उसकी इसका ये होना चाहिए, उसके मुताबिक हमें जीवन जीना चाहिए। ये मीनिंगलेस लाइफ को चिपक के जीने का कोई मतलब नहीं है। और ये इसीलिए होता है कि ये हमारे धर्म, फिलोसॉफी, किताबों वगैरह के द्वारा हमने जो गलत ज्ञान ले लिया है और गलत ज्ञान के द्वारा हमने गलत जीने का प्रयत्न किया है, गलत रूप में अंदर करेक्शन करने का प्रयत्न किया है, तो उसके कारण हमारे जो आज की जीवन की स्थिति है उससे हमें बाहर निकलना है, उभरना है और अच्छी तरह जीवन जीना है। तो यहाँ पेपर ख़त्म होता है और ये खास बात बार बार ये दो चीज़ बताते हैं, एक तो मैग्नेटिक पॉइंट की और दूसरी करेक्टिव मेथड की। करेक्टिव मेथड सही इंट्रोड्यूस करके हमें मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज करना है। लाइफ अपने आप में चेंज हो जाएगी, अपने आप में सुधार हो जाएगा।